एपिसोड 106 घात और नवप्राप्ति। ये सुनिश्चित करने के बाद कि बाकी दोनों आसपास नहीं थे, जीवप्ती त्रिपाठी यांकई पेड़ की चोटी से नीचे कूदे और उस व्यक्ति के पीछे हो लिए जिसकी शक्ति सबसे कम थी, कनिष्ठ भ्राता वो, जूनियर ब्रदर वो। कनिष्ठ भ्राता वो शक्ति परिवर्तन चरण ची ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के नवम स्तर पर था और एक अच्छा विशेषज्ञ माना जाता था। लेकिन उसकी शक्ति सील हो जाने के कारण वह अब अपनी वास्तविक शक्ति का 40% भी प्रदर्शित नहीं कर सकता था। इस क्षण वह चौकन्ना होकर जंगल में जीवप्ती त्रिपाठी के निशान खोज रहा था। दुर्भाग्य से, हालांकि वह खून के निशानों का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था, वे निशान कुछ मिनट पहले ही गायब हो चुके थे। ये पहाड़ी घाटी घने पेड़ों से ढकी हुई थी, जिससे किसी व्यक्ति को ढूंढना अत्यंत कठिन था। कनिष्ठ भ्राता वो किसी भी संदिग्ध जगह को नजरअंदाज नहीं कर रहा था। वह समय समय पर पेड़ों की चोटियों को ऊपर देखता, पर यहाँ की रोशनी बहुत मंद थी, जिससे उसकी खोज की कठिनाई बढ़ गई थी। वह अपने दोनों भाइयों को खुद से पहले जीवप्ती त्रिपाठी को ढूंढने नहीं दे सकता था। अगर जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें पहले मिल गया तो उसे पृथ्वी श्रेणी के गुप्त खजाने अर्थ ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। पृथ्वी श्रेणी का गुप्त खजाना। कनिष्ठ भ्राता वो का हृदय उत्तेजना से जलने लगा। अगर वह ऐसी कलाकृति का स्वामी बन जाता तो गिरोह में उसका दर्जा निश्चित रूप से बढ़ जाता। इस कलाकृति के बल पर विभाजन और पुनर्मिलन सीमा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री के किसी भी मार्शल कलाकार को हराना कठिन नहीं होता। जब वह खोज कर रहा था, अचानक उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। कनिष्ठ भ्राता वो डर में घूम गया और चिल्लाया, कौन है? उसी पल उसने चारों ओर देखा और अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को कसकर भींच लिया। वह गुप्त रूप से सतर्क था, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। समय समय पर उसे सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन यह वास्तव में आसपास के पेड़ों को हिलाती ठंडी हवा की आवाज़ थी। वह भ्रमित हो रहा था। कनिष्ठ भ्राता वो ने गुप्त रूप से खुद पर हंसा। इस पहाड़ी घाटी में खून समूह ब्लड ग्रुप के लोगों के अलावा केवल जीवप्ती त्रिपाठी और वह स्त्री थी। वे दोनों इस समय अपनी रक्षा करने में शक्तिहीन थे, तो वे क्यों अपनी मौत की ओर भाग कर आएंगे? हंसते हुए कनिष्ठ भ्राता वो मुड़ा और आगे बढ़ना जारी रखने की तैयारी की। किसने सोचा होगा कि जैसे ही उसने अपना मन शांत किया, अचानक उसे अपने सिर के ऊपर से जलने का एहसास हुआ। उसी समय उसका पूरा शरीर तन गया, क्योंकि मृत्यु की आभा उसकी ओर तेजी से आई। आश्चर्य से ऊपर देखते हुए कनिष्ठ भ्राता वो की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने विस्मय में कहा, जीवप्ती त्रिपाठी। जैसे ही वह बोल पाया, जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही उसके ऊपर उतर चुके थे। उनका सिर नीचे था और पैर एक शिकार करने वाले बाज की तरह थे। एक झपटने वाले हमले की गति के साथ उनकी एक हथेली चमकीली लाल रोशनी की एक परत से जल उठी और वह उसके सिर के ऊपर की ओर थपकी के साथ गिरी। यह अप्रत्याशित घटना बहुत तेजी से हुई। कनिष्ठ भ्राता वो के पास जीवप्ती त्रिपाठी का हमला आने से पहले केवल एक तलवार का फूल स्वॉर्ड फ्लावर बनाने का समय था। अपनी घबराहट में कनिष्ठ भ्राता वो ने अपने सिर को एक ओर झुका दिया, अपने सिर के महत्वपूर्ण हिस्से से बचते हुए। एक धमाके के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली कनिष्ठ भ्राता वो के कंधे पर पड़ी। एक तेज टूटने की आवाज़ के साथ कनिष्ठ भ्राता वो की पूरी बांह नीचे धंस गई और टूट गई। जलती हुई जीवन शक्ति युआन ची कनिष्ठ भ्राता वो के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे वह दर्द में चीख उठा। उसने अपनी लंबी तलवार को फिर से हिलाया और जीवप्ती त्रिपाठी की गर्दन की ओर वार किया। जीवप्ती त्रिपाठी हवा में पीछे की ओर पलट गए, उनके पैरों के तलवे तलवार को छूते हुए निकले। इस हमले से बाल बाल बचे। जमीन पर उतरने के बाद वह एक चुस्त सांप की तरह जमीन से उछले और तेजी से कनिष्ठ भ्राता वो की बाहों के पास पहुंचे। उनके दोनों हाथ तितलियों की तरह थे जब उन्होंने तलवार पकड़े हुए उसके दाएं हाथ को लपेट लिया। फिर एक धक्का और एक खिंचाव के साथ उन्होंने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और उसे सीधे जमीन पर पलट दिया। गति की यह श्रृंखला अतुलनीय रूप से तेज थी, आंखों को चौंधियाने वाली, पर तारतम्यता प्राकृतिक और सहज थी। जमीन पर गिरते हुए कनिष्ठ भ्राता वो ने खून का एक घूंट थूक दिया। जीवप्ती त्रिपाठी का घुटना उसके कंधे पर दबा हुआ था और उनके दोनों हाथों ने अचानक बल लगाया। क्रेक। कनिष्ठ भ्राता वो की दाहिनी बांह भी टूट गई। एक दयनीय चीख के साथ कनिष्ठ भ्राता वो के हाथ टूट चुके थे और उसका पूरा शरीर जीवप्ती त्रिपाठी के पैरों के नीचे रौंदा गया था। उसे ठंडक से देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी कई यांग के चेहरे पर भावना का जरा भी निशान नहीं था। अपने पैर के एक वार से उन्होंने कनिष्ठ भ्राता वो की तलवार उठाई जो जमीन पर गिर गई थी। फिर कनिष्ठ भ्राता वो की छाती का निशाना लगाते हुए उन्होंने नीचे की ओर भोंक दिया। तुम कैसे कर सकते हो? कनिष्ठ भ्राता वो अपने मुंह में खून का झाग लिए अविश्वास में जीवप्ती त्रिपाठी को देखा। तुम में लड़ने की शक्ति अभी भी कैसे है? तुम तो बस एक प्रारंभिक तत्व इनिशियल एलिमेंट किसान हो, तुम्हें थक जाना चाहिए था। भ्राता युआन, ब्रदर युआन, तुम्हें लानत है। कनिष्ठ भ्राता वो तुम्हारी वजह से मर गया है। ये कनिष्ठ भ्राता वो के दिमाग में अंतिम विचार था और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खो गई।
कनिष्ठ भ्राता वो को मारने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा सांस से बाहर थे। उनके शरीर पर लगे घावों में फटने के संकेत दिखाई दिए और खून एक बार फिर उमड़ पड़ा। देरी करने की हिम्मत न करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी झुके और कनिष्ठ भ्राता वो के शरीर को सावधानी से खोजा। कुछ देर बाद उन्हें उनकी रहस्यमय यांग गोलियां मिस्टीरियस यांग पिल्स मिल गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कनिष्ठ भ्राता वो के पास कुछ अन्य कीमती सामान भी थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने शक्ति वर्धन गोली ची रिकवरी पिल्स की आधी बोतल और कुछ बैंकनोट अपनी जेब में रख लिए। कनिष्ठ भ्राता वो के शरीर को ले जाते हुए जीवप्ती त्रिपाठी एक पेड़ पर कूद गए और शरीर को घनी पत्तियों में छिपा दिया। फिर वह नीचे कूदकर दूसरी दिशा में भाग गए। समय का महत्व था। भोर होने में 4 घंटे से भी कम समय बचा था और उन्हें अभी भी कम से कम 4 शत्रुओं को मारना था। उनमें से एक तो जीवन शक्ति क्षेत्र युआन ची रेल्म का विशेषज्ञ भी था। उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। उनकी शक्ति में सुधार के साथ उनकी छाती पर जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर ओरिजिन ऑफ यांगसी का संवेदन दायरा भी बहुत बढ़ गया था। यह अनुमान लगाया गया था कि 200 फुट के भीतर जीवप्ती त्रिपाठी अमृत रस यांगची की प्रतिक्रिया को महसूस कर सकते थे। 200 फुट पहले से ही बहुत दूर था। सामान्य रूप से विभाजन और पुनर्मिलन सीमा सेपरेशन एंड रियूनियन रेल्म के उन विशेषज्ञों की एक तीव्र बोध शक्ति होती थी। स्वाभाविक रूप से 200 फुट के भीतर कोई भी हलचल उनकी आंखों और कानों से बच नहीं सकती थी। लेकिन अब जीवप्ती त्रिपाठी इस 200 फुट के स्वामी थे। एक अगरबत्ती के जलने में लगे समय से कम दौड़ने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी अचानक रुक गए। उन्होंने एक और व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस किया। हालांकि ये व्यक्ति वास्तव में एक ही स्थान पर रुका रहा और हिला नहीं। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक क्षण प्रतीक्षा की और पाया कि वह अभी भी हिल नहीं रहा था। इसके अलावा जीवप्ती त्रिपाठी ने यह भी महसूस किया कि जिस स्थान पर वह व्यक्ति रुका था वह थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे घाटी में यिन शक्ति यिनची उस स्थान की ओर अभिसरण कन्वर्जिंग कर रही थी। भौहें सिकोड़ते हुए जीवप्ती त्रिपाठी चुपचाप रेंगते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी आखिरकार दूसरे व्यक्ति के 300 फुट के भीतर पहुंच गए। एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर उन्होंने चुपचाप उस ओर देखा। 300 फुट दूर एक अस्पष्ट आकृति वहां रुकी हुई थी और उसके सामने थोड़ी दूर पर एक चमकीली सफ़ेद चीज़ रोशनी से खिल रही थी। ये चीज़ एक छोटे सूरज की तरह थी जो अपने आसपास की हर चीज़ को रोशन कर रही थी। ये बड़ी नहीं थी, केवल एक कबूतर के अंडे के आकार की थी, लेकिन इसके अंदर से हड्डी को ठंडा कर देने वाली ठंडक का एक विस्फोट हो रहा था, एक ऐसी ठंडक जो किसी की आत्मा को भी जमा सकती थी। इस क्षण ये चीज़ लगातार घूम रही थी। जैसे ही यह घूम रही थी, घाटी में मौजूद यिन शक्ति यिनची किसी तरह की शक्ति से आकर्षित होकर तेजी से इसकी ओर भाग रही थी। नवम यिन जीवन शक्ति संघनन ओस्ट 9th यिन युआन कंडेंसिंग ड्यू। जीवप्ती त्रिपाठी ने लगभग तत्काल समझ लिया कि यह चीज़ क्या थी। हालांकि उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, जीवप्ती त्रिपाठी ने इसे पहली नज़र में ही पहचान लिया। रवीना सिंह शियरनिंग चैंग उन्हें इसे परिष्कृत रिफाइनिंग करने के उद्देश्य से नवम यिन संकेंद्रण स्थल 9th यिन कांग्रेगेशन ग्राउंड पर लाई थीं। तो नवम यिन जीवन शक्ति संघनन ओस ऐसी दिखती है। जीवप्ती त्रिपाठी ने मूल रूप से सोचा था कि यह उसकी एक बूंद थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह चीज़ काफ़ी बुद्धिमान थी और वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की यिन शक्ति को अवशोषित कर रही थी। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी गुप्त रूप से निरीक्षण कर रहे थे, 300 फुट दूर की आकृति आखिरकार हिली। ये व्यक्ति कनिष्ठ भ्राता ये जूनियर ब्रदर ये था। उसने जीवप्ती त्रिपाठी का पीछा किया पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसे यहाँ नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस मिल जाने की उम्मीद नहीं थी। अपने ज्ञान के साथ वह स्वाभाविक रूप से इस चीज़ के चमत्कारों को नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि यह चीज़ एक खजाना थी। चुपचाप देर तक निरीक्षण करने के बाद वह आखिरकार हलचल करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप जानना चाहेंगे कि कनिष्ठ भ्राता ये इस अद्भुत नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस के साथ आगे क्या करता है? एपिसोड 107 घात, धोखा और अंतिम संघर्ष। जैसे ही कनिष्ठ भ्राता ये जूनियर ब्रदर ये खिला, जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े। इस क्षण कनिष्ठ भ्राता ये का ध्यान पूरी तरह से नवम यिन जीवन शक्ति संघनन ओस्ट 9th यिन युआन कंडेंसिंग ड्यू की ओर आकर्षित था, इसलिए यह एक चुपके से हमला स्नीक अटैक करने का अच्छा समय था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी उसकी स्थिति का पता लगा सकता है और उस पर चुपके से हमला करने की इतनी हिम्मत करेगा। कनिष्ठ भ्राता ये के चेहरे पर लालच की झलक दिखाई दी। उसका शरीर एक बिल्ली की तरह फुर्तीला था और उसकी हरकतें शांत थीं। वह धीरे धीरे नवम यिन जीवन शक्ति संघनन ओस के पास पहुंच गया। दूरी करीब और करीब होती जा रही थी। 20 फुट, 10 फुट, 9 फुट। नवम यिन जीवन शक्ति संघनन ओस अभी भी उसी जगह पर था। घाटी में स्वर्ग और पृथ्वी की यिन शक्ति को लगातार अवशोषित कर रहा था, जिससे आसपास की यिन शक्ति उत्तेजित हो रही थी।
जब कनिष्ठ भ्राता ये और नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस के बीच की दूरी केवल 5 फुट दूर 5 जैंग थी, तो उसकी जीवन शक्ति युआनची अचानक हिंसक हो गई। उसका छिपा हुआ शरीर एक चीते की तरह बाहर दौड़ा, जो अपने शिकार पर झपटता है। उसकी आंखें आग से भरी थीं और उसने नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जीवप्ती त्रिपाठी भी आगे बढ़े। उनकी आंखें कनिष्ठ भ्राता ये के शरीर पर टिकी थीं। उनके पैर हवा की तरह थे और उन्होंने वह लंबी तलवार पकड़ रखी थी जिसे उन्होंने अभी अभी लूटा था। विरोधी की असुरक्षित स्थिति का फायदा उठाते हुए वह किनारे से उसे मारने के लिए तैयार थे। ठीक उसी समय जब कनिष्ठ भ्राता ये ने सोचा कि वह सफल होने वाला है, तो नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस ने अचानक यिन शक्ति को अवशोषित करना बंद कर दिया। उसके अंदर से एक अत्यंत मजबूत यिन शक्ति का विस्फोट हुआ और कनिष्ठ भ्राता ये की ओर दौड़ पड़ा। ये बदलाव इतना तेज था कि कनिष्ठ भ्राता ये अपने कदमों को रोक नहीं सका। कनिष्ठ भ्राता ये हैरान था। उसने अभी अभी लंबे समय तक इसका निरीक्षण किया था। हालांकि उसे पक्का यकीन था कि यह एक स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है, पर उसे नहीं पता था कि इस चीज में अध्यात्म है और यह संकट का सामना करने पर पलटवार कर सकती है। कनिष्ठ भ्राता ये पल भर के लिए डर के मारे बेहोश हो गया। आती हुई ठंडी हवा को महसूस करते हुए वह घबरा गया। उसकी जीवन शक्ति सक्रिय हो गई, आने वाले संकट का विरोध करने की कोशिश करने लगा। ठीक जब वह झटका सहने के लिए तैयार था, तो नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस अचानक हिल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, आसपास की रोशनी अचानक अंधेरे में डूब गई। रोशनी में बदलाव के कारण कनिष्ठ भ्राता ये की दृष्टि पर बहुत गहरा असर पड़ा। वह आसपास क्या हो रहा था ये बिल्कुल नहीं देख सका। ये ठीक उसी क्षण था जब जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना वार किया। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी की दृष्टि भी प्रभावित हुई थी, फिर भी वह दुश्मन की स्थिति का मोटे तौर पर पता लगा सकता थे। यहाँ तक कि अगर इस वार से उसकी जान नहीं गई, तो यह निश्चित रूप से उसे आसानी से सांस नहीं लेने देगा। कनिष्ठ भ्राता ये का दिमाग पूरी तरह से उस ठंडी हवा पर केंद्रित था जो उसकी ओर दौड़ रही थी। वह किनारे से आने वाले हत्यारे इरादे को कैसे महसूस कर सकता था। अगले ही पल कनिष्ठ भ्राता ये का शरीर डगमगाया क्योंकि ठंडी हवा सीधे उस पर टक्कर मारी। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक बर्फ के तहखाने में गिर गया हो और उसकी जीवन शक्ति सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। वह कांपे बिना नहीं रह सका। इससे पहले कि वह सांस ले पाता, उसने अचानक अपनी कमर में एक तेज दर्द महसूस किया, जैसे किसी नुकीले हथियार ने उसे छेदा हो। कनिष्ठ भ्राता ये को शत्रुओं से निपटने का बहुत अनुभव था। आखिरकार वह विभाजन और पुनर्मिलन सेपरेशन एंड रियूनियन का एक स्वामी था। हालांकि उसकी दृष्टि रुकी हुई थी, उसने सहज रूप से उड़ान भरी और जीवप्ती त्रिपाठी की दिशा में अपनी टांग घुमाई। एक दबी हुई कराह के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को कंधे पर झटका लगा और वह दूर जा गिरे। दोनों लोगों की भारी सांस लेने की आवाज़ एक ही समय में सुनाई दी। इस क्षण जीवप्ती त्रिपाठी को अब अपनी आकृति को छिपाने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को पुनः प्राप्त करते हुए कनिष्ठ भ्राता ये ने नाराजगी के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की दिशा में देखा। उसका शरीर कांपे बिना नहीं रह सका। उसका हाथ उसकी कमर और पसलियों को ढक रहा था और उसकी आकृति डगमगा रही थी। उसकी कमर पर एक लंबी तलवार उसके शरीर से बाहर निकल आई थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने अभी अभी अपनी लगभग पूरी शक्ति का उपयोग किया था। कनिष्ठ भ्राता ये को भी ठंडी हवा का विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करना पड़ा था। वह किनारे से कैसे बचाव कर सकता था। तुम हो। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा साफ देखने के बाद कनिष्ठ भ्राता ये की अभिव्यक्ति अचानक दिलचस्प हो गई। उसने अभी अभी कई संभावनाओं के बारे में सोचा था। एक संभावना ये थी कि युआन लैंग या कनिष्ठ भ्राता वू ने उस पर चुपके से हमला किया था। फायदे के सामने साथी शिष्यों का एक दूसरे को मारना अजीब नहीं था। एक और संभावना ये थी कि वह स्त्री उसे मारना चाहती थी। एक और संभावना ये थी कि इस घाटी में लोगों का एक और समूह था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हमला करने वाला वास्तव में जीवप्ती त्रिपाठी था, जिसे वे एक कत्ल होने वाली भेड़ मान रहे थे। हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी धीरे धीरे उठे और एक भयानक मुस्कान के साथ उसे देखा। उन्होंने उस कंधे को हिलाया जिस पर वार किया गया था और पाया कि यह गंभीर नहीं था। फिर वह बिना किसी डर के कदम दर कदम आगे बढ़े। कनिष्ठ भ्राता ये अब अपनी शक्ति के अंत पर एक तीर था। ये कैसे संभव है? कनिष्ठ भ्राता ये का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम किस बात पर हैरान हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सब तुम्हारी उम्मीद से बहुत अलग है। जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडक से कहा। यह कनिष्ठ भ्राता ये ने नीचे देखा और एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह कनिष्ठ भ्राता वू की तलवार है। हाँ, वह पहले ही मर चुका है। अब तुम्हारी बारी है। तो हम सब तुम्हारे द्वारा मूर्ख बनाए गए थे। इस क्षण कनिष्ठ भ्राता ये का हृदय असहनीयता और अपमान की एक मजबूत भावना से भर गया। जब भ्राता का एक ब्रदकाई जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों मारा गया तो इसे गुप्त खजाने की शक्ति के रूप में समझाया जा सकता था। लेकिन अब वह जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों मरने वाला था। वह विभाजन और पुनर्मिलन स्तर पर था।
अब उसे प्रारंभिक तत्व स्तर इनिशियल एलिमेंट लेवल के एक किसान द्वारा मारा जाने वाला था। ये कैसी दुनिया थी? दुखी, बहुत दुखी। एक चीख के साथ कनिष्ठ भ्राता ये ने अपना मुंह खोला और खून का एक घूंट थूक दिया। उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक निराश हो गई। उसके शरीर पर चोटों और उसके मन पर अपमान ने उसे थका और शक्तिहीन महसूस कराया, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका। मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन चूंकि तुम मेरे पास आए तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह कनिष्ठ भ्राता ये के सामने चले गए और उस पर हमला करने के लिए अपनी हथेली उठाए। कनिष्ठ भ्राता ये की आंखें अचानक चमक उठी, जैसे कि उसमें शक्ति का अंतिम विस्फोट हुआ हो। उसने अपनी कमर पर लगी लंबी तलवार को खींच लिया, उसे अपने हाथ में पकड़ा और जीवप्ती त्रिपाठी पर वार किया। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना शरीर नीचा किया और कनिष्ठ भ्राता ये की ठुड्डी पर एक ऊपरी वार से मारा। कनिष्ठ भ्राता ये की पूरी ठुड्डी तुरंत टूट गई। उसका शरीर हवा में ऊंचा उड़ गया और फिर जमीन पर जोर से गिरा। उसे विरोध करने का इंतजार किए बिना जीवप्ती त्रिपाठी दौड़कर गए और उसे 2 बार मुक्का मारा। जीवन शक्ति का विस्फोट हुआ और कनिष्ठ भ्राता ये तुरंत मारा गया। खड़े होते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया, चालाकी खेल रहा है, मैं तेरा दादा हूं। जाहिर है कनिष्ठ भ्राता ये ने सिर्फ कमजोर होने का नाटक किया था। वह जीवप्ती त्रिपाठी को अपने करीब आने देना चाहता था ताकि वह उसे एक ही वार में मार सके, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी पहले से ही तैयार थे। यहाँ तक कि एक खरगोश भी कोने में फंसने पर काटता है, खेती करने वाले की तो बात ही क्या। दुश्मन के मारे जाने से पहले कोई भी लापरवाही उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। इस व्यक्ति को मारने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने हमेशा की तरह उसके शरीर को तलाशा। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस 1 या 2 बोतल जड़ी बूटियों और कुछ बैंकनोट मिले। आखिरकार ये लोग बाहर गए थे, इसलिए वे अपने साथ बहुत ज्यादा चीजें नहीं ला सकते थे। वह जड़ी बूटियों को खुद इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वहां कई बैंकनोट थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें ध्यान से नहीं देखा और सीधे उन्हें अपनी पैंट की जेब में ठूंस दिया। पहले की तरह उन्होंने व्यक्ति के शरीर को पास के एक पेड़ में फेंक दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने आसपास देखा और पाया कि नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस बहुत पहले ही गायब हो चुका था। जीवप्ती त्रिपाठी ने भी नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस से फूटने वाली ठंडी यिन ऊर्जा को महसूस किया। यह एक अत्यंत दबंग यिन ऊर्जा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे इकट्ठा करने में मदद के लिए उनकी जरूरत थी। ये चीज़ बहुत बुद्धिमान थी और जब उसे कुछ गलत महसूस होता तो वह भाग जाती। यांग गुण वाली जीवन शक्ति यांग एट्रीब्यूट युआन ची, जो कि इसका दुश्मन थी, को छोड़कर इसे इकट्ठा करने का शायद कोई अच्छा तरीका नहीं था। भोर होने में 2 घंटे से अधिक समय बाकी था। उन्हें जल्दी करनी थी, लेकिन उससे पहले जीवप्ती त्रिपाठी को वापस जाना था और रवीना सिंह शियनिंग चैंग से नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस को इकट्ठा करने का तरीका पूछना था। क्या आप जानना चाहेंगे कि रवीना सिंह जीवप्ती त्रिपाठी को इस अत्यंत मूल्यवान खजाने को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने का तरीका कैसे बताती हैं? एपिसोड 108, रवीना सिंह का रहस्य और युआन लांग का जाल। नवम यिन जीवन शक्ति संघननोस 9th यिन युआन कंडेंसिंग ड्यू एक बहने वाली चीज थी और पहाड़ी घाटी कोई छोटी नहीं थी। अगर कोई उसे सौभाग्य से ढूंढ पाता तो वह उसे इकट्ठा कर सकता था। हालांकि यहाँ आने से पहले जीवप्ती त्रिपाठी यांग कई ने कई बार पूछा था, चाहे वह रवीना सिंह शियनिंग चैंग हो या वृद्ध पुरुष अनीश ओल्ड मैन मेंग, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा था कि समय आने पर वे उसे बताएंगे। इससे जीवप्ती त्रिपाठी कुछ संदिग्ध और परेशान थे। अब इसके बारे में और जानने का समय आ गया था। रवीना सिंह के छिपने की जगह जीवप्ती त्रिपाठी कई यांग को अभी भी स्पष्ट रूप से याद थी। वह सावधानी से उस दिशा की ओर दौड़े जबकि अपनी छाती पर जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर ओरिजिन ऑफ यांग सील की प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहे थे। वह ये देखना चाहते थे कि क्या वह युआन लैंग को ढूंढ पाते हैं। हालांकि रास्ते भर जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि युआन लांग कहाँ भाग गया था, लेकिन वह असहाय थे। आखिरकार उनकी संवेदन सीमा केवल 2000 फुट थी। अगर युआन लांग इस सीमा से आगे निकल गया तो जीवप्ती त्रिपाठी उसे ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। एक अगरबत्ती के जलने जितने समय तक तेजी से दौड़ने के बाद जैसे ही वह रवीना सिंह के छिपने की जगह के पास पहुंचने वाले थे, उनकी छाती पर जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर ने इस क्षण प्रतिक्रिया दी। जीवप्ती त्रिपाठी खुशी से हैरान हो गए। वह हैरान थे क्योंकि युआन लांग का वर्तमान स्थान रवीना सिंह के बहुत करीब था। वह खुश थे क्योंकि उन्हें आखिरकार खून समूह ब्लड ग्रुप का ये शिष्य मिल गया था। क्या उसने रवीना सिंह को ढूंढ लिया था? ये सोचकर जीवप्ती त्रिपाठी ने जल्दी से उस दिशा की ओर दृष्टि रखी। उसी समय उन्होंने अपनी सांस रोक ली और उस दिशा पर ध्यान दिया। एक क्षण बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने राहत की सांस ली। उस दिशा से कोई हलचल नहीं हुई थी। युआन लांग को रवीना सिंह के छिपने की जगह नहीं मिली होगी, अन्यथा उन्होंने निश्चित रूप से लड़ना शुरू कर दिया होगा।
जीवप्ती त्रिपाठी को रवीना सिंह की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। आखिरकार वह अभी भी अपनी स्वर्ग श्रेणी की रक्षात्मक कलाकृति हेवन ग्रेड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट का उपयोग कर सकती थीं। हालांकि उनके छिपने की जगह बहुत अजीब थी। ये पहाड़ में एक दरार थी जो एक समय में केवल एक व्यक्ति को ही प्रवेश करने की अनुमति देती थी। अगर युआन लांग उसे अंदर बंद कर देता और लॉन्ग हुई और उस विशेषज्ञ को सूचित करने के लिए एक सीटी बजाता तो चीज़ें बहुत परेशान करने वाली हो जातीं। ये सोचकर जीवप्ती त्रिपाठी और भी सावधान हो गए। रवीना सिंह भी इस क्षण बहुत घबराई हुई थीं। जब से जीवप्ती त्रिपाठी गए थे वह यहीं स्वस्थ हो रही थीं। हॉलमास्टर वेनफेई चेन से हथेली का एक वार लेने, एक स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति को सक्रिय करने और नवम यिन 8 तालों की सरणी 9 यिन 8 लॉक्स रेक को खोलने के बाद उनकी खपत किसी और से अधिक थी। इतने लंबे समय तक स्वस्थ होने के बाद और अपने साथ मौजूद सभी गोलियों का उपयोग करने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति का केवल 20% ही वापस पाया था। ज़्यादा से ज़्यादा वह केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट रेल्म के 7वें या 8वें स्तर के बराबर थीं। बस एक क्षण पहले बाहर अचानक हंगामा हुआ था। रवीना सिंह इतनी हैरान थीं कि उनका दिल उछल पड़ा। वह पहाड़ की दरार में छिप गईं और हलचल करने की हिम्मत नहीं की। उनकी चमकीली आंखों का जोड़ा चुपचाप सिकुड़ गया क्योंकि वह बाहर देख रही थीं, ये जानना चाहती थीं कि कौन करीब आ रहा है। वह जीवप्ती त्रिपाठी की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन अगर वह वास्तव में जीवप्ती त्रिपाठी होते तो उनके पास तुरंत अंदर न आने का कोई कारण नहीं था। वह व्यक्ति बाहर लंबे समय से घूम रहा था लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाया था। स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति नहीं था जिसका वह इंतजार कर रही थीं। ये शत्रु था। वह बस नहीं जानती थीं कि यह व्यक्ति कितना मजबूत था। दूसरा पक्ष पूरे 30 मिनट तक आसपास बहुत सावधानी से खोज कर रहा था लेकिन कुछ नहीं मिला। ये देखकर कि पैरों के निशान जल्दी से जाने वाले थे, रवीना सिंह ने राहत की सांस ली। हालांकि इस क्षण पहाड़ की दरार के प्रवेश द्वार पर झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज़ आई। रवीना सिंह का दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, अचानक फिर से उछल पड़ा। इसके तुरंत बाद एक छोटी काली छाया अचानक झाड़ियों से बाहर दौड़ी और सीधे रवीना सिंह के सामने कूद गई। वह इतनी डर गईं कि लगभग चीख उठीं, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो वह हंसे या रोए ये समझ नहीं पाईं। ये वास्तव में एक गिलहरी थी जो घाटी में रहती थी। यह शायद यिन शक्ति से जम गई थी, इसलिए उसने हवा से बचने के लिए इस पहाड़ की दरार को ढूंढ लिया था। रवीना सिंह ने सावधानी से हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ना चाहती थीं। अप्रत्याशित रूप से गिलहरी बहुत सतर्क थी। जब उसने महसूस किया कि यहाँ कोई है तो वह तुरंत बाहर कूद गई। हवा में अचानक एक बड़ा हाथ दिखाई दिया और गिलहरी को मजबूती से पकड़ लिया। फिर एक जोरदार निचोड़ के साथ खून बिखर गया। हे। एक भयानक हंसी गूंजी क्योंकि युआन लांग की मजबूत आकृति ने पहाड़ के एकमात्र प्रवेश द्वार को रोक दिया। उसके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी क्योंकि उसने रवीना सिंह को देखा जो अंदर बैठी थीं और कहा, तो तुम यहाँ छिपी हुई थीं। रवीना सिंह का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उनकी सुंदर आंखों ने गुस्से से युआन लांग को देखा। महिलाएं आमतौर पर छोटे जानवरों से बहुत प्यार करती हैं, खासकर छोटे जानवर जो प्यारे लगते हैं। हालांकि गिलहरी ने अभी अभी उनका पता खुला कर दिया था। युआन लांग के क्रूर तरीकों ने अभी भी उन्हें क्रोधित कर दिया। तुमने मुझे लंबे समय तक तुम्हें ढूंढने के लिए मजबूर किया। युआन लांग ने पहाड़ की दरार को रोक दिया और शांति से रवीना सिंह को देखा। जो झूलों पर खोया है वह झूलों पर पाया जाता है। मैं जीवप्ती त्रिपाठी को नहीं ढूंढ सका, लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यह एक महान उपलब्धि है। इस वाक्य से रवीना सिंह तुरंत शांत हो गईं। ये पता चला कि कनिष्ठ भ्राता सुरक्षित और स्वस्थ थे। अगर तुम इधर आने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें बिना दफनाए मरने दूंगी, रवीना सिंह ने ठंडक से धमकी दी। हालांकि उनका प्राकृतिक स्वभाव शुद्ध और निर्दोष था। यहाँ तक कि जब वह झूठ बोलती थीं तो उनका चेहरा लाल हो जाता था। अगर ये शब्द किसी और के मुंह से आए होते तो ये कुछ हद तक धमकी भरा होता। हालांकि युआन लांग उनके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी को सुन सकता था। वह हंसे बिना नहीं रह सका और कहा, क्या तुम में अभी भी लड़ने की शक्ति है? तुम भाग्यशाली हो कि हॉलमास्टर वेन से वह हथेली का वार लेने के बाद बेहोश नहीं हुई। अभी तुम बस एक धागे पर लटक रही हो। हालांकि युआन लांग की शक्ति सील थी, रवीना सिंह की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। अगर वे वास्तव में लड़ते तो युआन लांग उससे बिल्कुल नहीं डरता। आखिरकार वे दोनों विभाजन और पुनर्मिलन सीमा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री पर थे। बस इतना था कि एक दूसरे से ऊंचा था। अब जब एकमात्र निकास उसके द्वारा रोक दिया गया था तो युआन लांग का पलड़ा भारी था और जीत उसके हाथों में थी। आज्ञाकारी बनो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। अगर तुम विरोध करने की हिम्मत करती हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना, युआन लांग ने भयंकर रूप से धमकी दी। रवीना सिंह ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जीवन शक्ति इकट्ठा की और जब वह करीब आए तो उन्हें एक भयंकर वार देने की तैयारी की।
हालांकि युआन लांग को स्पष्ट रूप से पता था कि वह क्या करने की योजना बना रही थी। वह करीब नहीं आया और बस रास्ता रोक दिया। इससे रवीना सिंह गुप्त रूप से शिकायत करने लगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक स्वर्ग श्रेणी की रक्षात्मक कलाकृति है। मेरी वर्तमान स्थिति में मुझे डर है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर मैं दूसरों को बुलाने के लिए एक संदेश भेजता हूं? क्या तुम्हारे पास अभी भी भागने की कोई उम्मीद है? युआन लांग जल्दी में नहीं था। उसके पास चूहे के साथ खेलने वाली बिल्ली की मानसिकता थी। शब्दों का उपयोग करके रवीना सिंह के मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या करना चाहते हो? रवीना सिंह ने ठंडक से पूछा। मैं क्या करना चाहता हूँ? ही, यह मुझे तुम्हारे से पूछना चाहिए। अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें आज्ञाकारी रूप से मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। यह महसूस करते हुए कि समय आ गया है, युआन लांग ने आखिरकार अपनी लोमड़ी की पूंछ को प्रकट कर दिया। क्या शर्तें? रवीना सिंह भी इस व्यक्ति के साथ समय बर्बाद करके खुश थीं। इस समय उनके पास जितना अधिक समय था, उनकी जीवन शक्ति उतनी ही अधिक ठीक हो जाएगी। पहला, तुम्हें अपनी जीवन शक्ति को सील करना होगा और आज्ञाकारी रूप से पकड़े जाने का इंतजार करना होगा। दूसरा, तुम्हें मुझे वह रक्षात्मक कलाकृति देनी होगी। तीसरा, युआन लांग ने एक विकृत मुस्कान का निशान प्रकट किया। अपना मुखौटा उतारो और मुझे तुम्हारा सच्चा रूप देखने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम वास्तव में एक सुंदरता हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और निश्चित रूप से तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। यहाँ तक कि एक बच्चा भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर रवीना सिंह वास्तव में अपनी जीवन शक्ति को सील कर देती हैं, तो क्या युआन लांग वह सब नहीं कर पाएगा जो वह चाहता है? इस अंधेरी और हवादार रात में, जहां एक आदमी और एक औरत अकेले थे, एक आदमी सुंदरता के प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता था? रवीना सिंह सरल थीं, लेकिन वह ऐसी नहीं थी जिन्हें आसानी से धोखा दिया जा सके। उन्होंने तुरंत डांटा, मन की बात मन में रखो। क्या जीवप्ती त्रिपाठी रवीना सिंह के बचाव में समय पर पहुंच पाएंगे, या युआन लांग अपने गंदे इरादों को पूरा करने में सफल होगा? एपिसोड 109, एक संकरी राह पर घात। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। युआन लैंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। रवीना सिंह चियनिंग चैंग पीछे नहीं हटी। युआन लांग की अभिव्यक्ति शांत और कठोर थी। वह एक संदेश भेजना चाहता था, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने खुद को संयमित किया और हंसकर बोला, तो देखते हैं कि क्या इस लड़की की रक्षात्मक कलाकृति डिफेंसिव आर्टिफैक्ट मेरे हमले को रोक सकती है। वह सचमुच अपने मुंह में आए इस स्वादिष्ट भोजन को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह वास्तव में अपनी ताकत से रवीना सिंह को वश में कर सका, तो ये कम से कम एक स्वर्ग श्रेणी की कलाकृति हेवन ग्रेड आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के बराबर होगा। ऐसे खजाने के साथ इस बड़ी दुनिया में वह कहाँ नहीं जा सकता था। खून समूह ब्लड ग्रुप में रहने और अपनी जान जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? इतना ही नहीं, इस लड़की का मूल रहस्यमय था और इसका मूल्य कम नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि उसके पास एक से अधिक कलाकृतियां हैं, तो उसने कोशिश करना चाहा। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता तो संदेश भेजना देर नहीं होगी। किसी भी स्थिति में उसके यहाँ होने पर, वह पंख होने पर भी भाग नहीं सकती थी। ये सोचकर युआन लांग मुस्कुराया और रवीना सिंह की ओर चल पड़ा। रवीना सिंह ने अपने दिल में शिकायत की। हालांकि उन्होंने अपनी जीवन शक्ति युआनची का 20% पुनः प्राप्त कर लिया था और अपनी रक्षात्मक कलाकृति को सक्रिय कर सकती थी, पर उसमें बहुत अधिक जीवन शक्ति खर्च होती थी। एक बार जब वह इसका उपयोग करती तो वह फिर से कमजोरी की स्थिति में गिर जाती। वह अभी भी इस थोड़ी सी जीवन शक्ति का उपयोग जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई को ढूंढने के लिए गिन रही थी। वह इसे पूरी तरह से खत्म करना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? लेकिन अगर उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया तो उन्हें युआन लांग को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। यहाँ का भूभाग वास्तव में खराब था। वह अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकती थी। वह केवल कुछ देर के लिए रोक सकती थी और देख सकती थी कि क्या उन्हें उसे मारने का अवसर मिल सकता है। रवीना सिंह भी नर्म होने का इरादा नहीं रखती थी। दूसरी पार्टी ने पहले ही उन्हें परेशान कर दिया था, वह समझौता कैसे कर सकती थी? दोनों के बीच की दूरी करीब और करीब आ रही थी। रवीना सिंह भी धीरे धीरे खड़ी हो गईं, गुप्त रूप से अपनी जीवन शक्ति बढ़ा रही थीं और चौकस होकर युआन लांग को घूर रही थीं जो करीब आ रहा था। यह एक संकरी राह पर एक सच्ची मुठभेड़ थी। इस संकरी पहाड़ी खाई में चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के हमलों से आसानी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब वे अभी भी 10 मीटर दूर थे तो युआन लांग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। रवीना सिंह ने अचानक हलचल की। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने पहला वार किया, जिससे युआन लांग को आश्चर्य हुआ। उनके पतले जैद जैसे हाथों ने एक ऑर्किड का आकार लिया और उन्होंने अपनी उंगली को आगे की ओर झटका दिया। एक बर्फीली ठंडी हवा एक तीर की तरह युआन लांग की ओर निकल गई। युआन लांग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस महिला में अभी भी उसके साथ लड़ने की ताकत होगी।
आखिरकार उसे चोट लगे हुए कितना समय हुआ था। अगर उसने गोली भी ली थी तो उसके लिए इतनी जल्दी ठीक होना असंभव था, है ना? वह कैसे जान सकता था कि रवीना सिंह का एक विशेष शरीर था? जैसे ही गोलियां उनके शरीर में प्रवेश करती थीं, वह उन्हें सीधे अवशोषित और परिष्कृत कर सकती थीं। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उनके पास पर्याप्त गोलियां नहीं थीं, तो वह अपनी शक्ति का केवल 20% ही कैसे पुनः प्राप्त कर पाती? यह उंगली की हवा हड्डी तक ठंडी थी, एक नुकीले बर्फ के टुकड़े की तरह। ये रवीना सिंह द्वारा घाटी में यिन शक्ति और उनकी अपनी विशेषताओं का उपयोग करके तुरंत इसे परिष्कृत करने का परिणाम था। हत्या की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन फायदा ये था कि इसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती थी और यह पर्याप्त तेज थी। एक तेज आवाज के साथ युआन लांग ने अपनी हथेली का उपयोग अपनी तलवार को हिलाने के लिए किया। जीवन शक्ति फूट पड़ी और उसने अपनी हथेली से आगे की ओर वार किया, चिल्लाया, उड़ता बादल वार। फ्लाइंग क्लाउड चॉक। उड़ता बादल वार एक हथेली की तकनीक नहीं थी, बल्कि एक चाकू की तकनीक थी। यह एक पृथ्वी श्रेणी की निम्न श्रेणी अर्थ ग्रेड लो ग्रेड की मार्शल आर्ट थी, और इसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। हालांकि युआन लांग के पास चाकू नहीं था, इसलिए वह केवल अपनी हथेली को एक विकल्प के रूप में उपयोग कर सकता था। स्वाभाविक रूप से हमले की शक्ति कम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद रवीना सिंह का हमला उसके द्वारा 2 भागों में कट गया और इसका कोई असर नहीं हुआ। यह महसूस करते हुए कि इस हमले में कोई हत्या की शक्ति नहीं थी, युआन लांग इस पर हंसना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सामना सौ सौ की एक और लहर से होगा। ये रवीना सिंह थी जिन्होंने एक और हमला भेजा था। युआन लांग परेशान था। उसने एक हाथ से एक मुट्ठी बनाई और मुक्का मारा, चिल्लाया, नीला ड्रैगन की दहाड़। अजूर ड्रैगन्स रॉ। निश्चित रूप से एक ड्रैगन की दहाड़ की एक हल्की आवाज थी। ये चाल पिछली उड़ता बादल वार से भी अधिक शक्तिशाली थी। उसे सांस लेने का समय दिए बिना तेज आवाज फिर से आई। रवीना सिंह ने वास्तव में बाएं और दाएं चलना शुरू कर दिया था। उनके 2 छोटे हाथ लगातार चल रहे थे और एक के बाद एक हवा तेजी से बाहर निकल रही थी। युआन लांग 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और जल्दी से इसका मुकाबला करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग किया। हजारों निष्पादन चमक, 1000 एग्जीक्यूशन फ्लैश, उड़ता फीनिक्स भूतमार, फ्लाइंग फीनिक्स गोस्ट किल, स्वर्गीय जनादेश गड़गड़ाहट, हेवनली मैंडेट थंडर, परिवर्तित लॉ हथेली, ट्रांसफॉर्मिंग आयन पाम, इस्पात सिर काटने वाला हाथ, स्टील बहेडिंग हैंड, आत्मा ड्रैगन मुट्ठी, स्पिरिट ड्रैगन फिस्ट। जैसा कि विभाजन और पुनर्मिलन सीमा के एक विशेषज्ञ से उम्मीद थी, उसके द्वारा अभ्यास किए गए मार्शल आर्ट की किस्में बहुत विविध थीं। उसने रवीना सिंह के हमलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने तरीकों को बदल दिया और एक पल के लिए वे गहरे पानी में थे। दूसरी ओर रवीना सिंह हर तरह के बदलावों से निपटने वाली प्रकार की थीं। चाहे वह किसी भी तरह के मार्शल कौशल का उपयोग करता हो, उनके पास बस एक ठंडी उंगली की हवा थी। वे दोनों 10 मीटर से अलग थे, लेकिन वे बराबर के मुकाबले में थे। पहाड़ की दरार की चट्टानों से चिनगारियां उड़ने लगीं। ये सभी दोनों लोगों की मार्शल आर्ट के झटकों से बाहर निकली थीं। लंबे समय तक लड़ने के बाद युआन लांग को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी शक्ति सील थी और उसे ठंडी शक्ति कोल्ड चीक के आक्रमण का विरोध करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लगातार इतनी अधिक जीवन शक्ति खर्च करने वाली मार्शल आर्ट का उपयोग करने के बाद वह वास्तव में थोड़ा कमजोर महसूस करने लगा। दूसरी ओर उसके विपरीत महिला पहले जैसी ही थी। उसका चेहरा लाल नहीं हुआ और उसका दिल तेज नहीं धड़का। ऐसा लग रहा था जैसे उसके द्वारा भेजी गई हवा पर पैसे खर्च नहीं होते थे और जीवन शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं होता था। वह कैसे जान सकता था कि रवीना सिंह की हवा ज्यादातर घाटी में ठंडी शक्ति से इकट्ठी की गई ठंडी हवा थी। उसे एक मजबूत हत्या की शक्ति बनाने के लिए केवल अपनी जीवन शक्ति का थोड़ा सा उपयोग करने की जरूरत थी। कुछ देर लड़ने के बाद युआन लांग आखिरकार समझ गया कि उसकी वर्तमान स्थिति में वह रवीना सिंह को बिल्कुल नहीं खा सकता था। वह तुरंत अपमान से क्रोधित हो गया और भयंकर रूप से कहा, बदबूदार औरत, अगर तुम अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करती हो तो मैं युवा स्वामी विक्रमजीत सिंह यंग मास्टर लॉन्गहुई को बुलाऊंगा। अगर वह यहाँ आता है तो वह निश्चित रूप से तुम्हें निर्ममता से बर्बाद कर देगा और तुम्हें मरने की इच्छा दिला देगा। घटिया। रवीना सिंह क्रोधित थीं। हे, कोई भी महिला जो विक्रमजीत सिंह के हाथों में पड़ती है उसका अच्छा जीवन नहीं होता। तुम बेहतर है कि आज्ञाकारी रूप से मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बेशर्म। रवीना सिंह क्रोधित होती रहीं। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं करती हो तो मुझे तुम्हें एक मौका न देने के लिए दोष मत देना। युआन लांग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने अपना अंतिम अल्टीमेटम दिया। फिर उसने धीरे धीरे चिल्लाया, 1। जब दोनों बात कर रहे थे तो उनके हाथ बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे थे। वे अभी भी भयंकर रूप से लड़ रहे थे। 2। युआन लांग ने जानबूझकर शब्द को खींचा। रवीना सिंह की आंखें अचानक चांद के आकार में मुड़ गईं। हालांकि उनका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ था, युआन लांग को यकीन था कि यह महिला अभी मुस्कुरा रही थी।
जब वह मुस्कुराती है तो वह बहुत अच्छी लगती है। युआन लांग ने खुद से सोचा। एक पल के लिए वह 3 जोर से कहने का साहस नहीं कर सका। क्या तुमने सोच लिया है? युआन लांग ने सोचा कि उसने अपना मन बदल लिया है। रवीना सिंह की आंखें अभी भी चांद की तरह मुड़ी हुई थीं। वह चिल्लाई, क्या तुम सोचते हो कि लोगों को बुलाना केवल तुम ही जानते हो? क्या? युआन लांग नहीं समझा। मैं भी लोगों को बुलाना जानती हूँ। रवीना सिंह ने उसके पीछे देखा और सिसकती हुई आवाज में अपने पैर पटके, कनिष्ठ भ्राता, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। युआन लांग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने व्यंग्य किया, तुम मुझे धोखा देने के लिए इस तरह की चाल का उपयोग करना चाहती हो? मिस, क्या तुम सोचती हो कि मैं एक मूर्ख हूँ? तुम वास्तव में एक मूर्ख हो। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई। युआन लांग की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसने जल्दी से घूमने की कोशिश की, लेकिन रवीना सिंह ने उसे मौका नहीं दिया। उसने उस पर भयंकर रूप से हमला किया, जिससे वह घबरा गया। इसके अलावा पहाड़ सनकरा था, इसलिए वह घूम नहीं सका। उसका आधा शरीर अटक गया था, न आगे बढ़ सका और न पीछे हट सका। ये बहुत अजीब था। एक फूंक के साथ युआन लांग ने अपनी पीठ में एक दर्द महसूस किया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक नुकीला हथियार उसके शरीर के माध्यम से घुस गया है। उसने नीचे देखा और एक तलवार का सिरा अपने दिल के माध्यम से घुसते हुए देखा। जीवप्ती त्रिपाठी ने एक ही वार में युआन लांग को कैसे मार डाला? और क्या रवीना सिंह अब सुरक्षित हैं? एपिसोड 110, रक्षक की पीड़ा और आगे की योजना। तलवार उसकी छाती के आर पार हो गई थी। यह एक घातक घाव था। युआन लांग महसूस कर सकता था कि उसका हृदय अचानक सिकुड़ रहा है। उसके शरीर का सारा खून बाहर फूट पड़ा और उसका जीवन तेजी से लुप्त हो रहा था। उसने कठिनाई से अपना सिर मोड़ा और आखिरकार अपने पीछे जीवप्ती त्रिपाठी यांग कई को देखा। हरामी! युआन लांग के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अनिच्छा और गुस्से के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को देखा। जीवप्ती त्रिपाठी चुप रहे। उन्होंने युआन लांग की छाती से तलवार खींच ली, जिससे गर्म खून का एक फव्वारा निकला और फिर अचानक उसे फिर से भोंक दिया। 2 बार सहने के बाद युआन लांग आखिरकार और सहन नहीं कर सका। उसका शरीर नरम पड़ गया और वह गिर गया। उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। मरने से पहले युआन लांग के मुंह पर धीरे धीरे एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसकी किस्मत वास्तव में खराब थी। भगवान लोगों के साथ मजाक करता है। उसने मूल रूप से सोचा था कि इस महिला को पहाड़ की दरार में रोककर उसका पलड़ा भारी हो गया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई और रोक देगा। अगर यह विशेष भूभाग नहीं होता तो उसे जवाब देने का मौका मिले बिना कैसे मारा जा सकता था। यहाँ तक कि अगर वह 1 के मुकाबले 2 की स्थिति में उन्हें हरा नहीं सकता था तो उसे भागने का मौका तो मिलना चाहिए था, है ना? लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ था। शिकारी, कौन जानता था कि एक दिन शिकार बनने का दिन आएगा? रवीना सिंह की चिंता और जीवप्ती त्रिपाठी का संकल्प। क्या तुम ठीक हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने रवीना सिंह शियनिंगचैंग की ओर देखा। वास्तव में जब युआन लांग ने इस छोटी वरिष्ठ बहन को ढूंढा तो जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही आसपास थे। हालांकि उन्होंने तुरंत हलचल नहीं की। इसके बजाय उन्होंने युआन लांग के पहाड़ की दरार में प्रवेश करने और रवीना सिंह के साथ लड़ने तक इंतजार किया, इससे पहले कि उन्होंने एक चुपके से हमला किया। ये तरीका थोड़ा घटिया था। आखिरकार रवीना सिंह स्थिति नहीं जानती थीं और कुछ देर के लिए डर गई थीं। हालांकि दुश्मन को मारने का ये सबसे समय बचाने वाला और आसान तरीका था। मैं ठीक हूँ, तुम? रवीना सिंह बोलना खत्म करने से पहले हैरान थीं। उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी के पेट पर आधा फुट लंबा घाव और उनके कंधे पर खून का छेद देखा। इस क्षण खून से लथपथ जीवप्ती त्रिपाठी कई यांग का चेहरा शांत था और चिंता से भरा था। उनकी अभिव्यक्ति मजबूत और दृढ़ थी, जो एक तरह की स्थिरता और विश्वसनीयता दे रही थी जो केवल पुरुषों में हो सकती थी। वह अपने सामान्य कमजोर और नाजुक स्वभाव से पूरी तरह से अलग थे। उनका ऊपरी शरीर पहाड़ के प्रवेश द्वार को रोक रहा था। उनका पतला शरीर एक पर्वत की तरह अडिग था, जो सारी हवा, बारिश और कष्ट को रोक रहा था, जिससे ये संकरी पहाड़ी दरार एक शांत बंदरगाह की तरह गर्म महसूस हो रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रवीना सिंह ने अपना कांपता हुआ हाथ घाव की ओर बढ़ाया। हालांकि उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को चोट पहुंचाने के डर से उसे छूने की हिम्मत नहीं की। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। ये केवल 4 घंटे हुए थे। वह बाहर किस तरह की कठिन लड़ाई से गुजरे थे कि वह ऐसे हो गए। उनके रक्त शक्ति को आकाश तक पहुंचाने के लिए उन्हें कितना खून बहाना पड़ा होगा। इस पहाड़ी घाटी में जो वास्तव में दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था, 10 से अधिक शत्रुओं का सामना करते हुए जो उन्हें लालची नजरों से देख रहे थे, रवीना सिंह को ऐसा लगा जैसे वह और जीवप्ती त्रिपाठी एक दूसरे पर निर्भर थे। अब जब उन्होंने उनकी दुर्दशा देखी तो वह परेशान क्यों नहीं होती। हर लड़की के सपने में एक नायक होता है जो संकट में फंसी युवती को बचाता है। हालांकि इस बार उन्हें बचाने वाला व्यक्ति कोई महान नायक नहीं था, न ही वह कोई महान योद्धा था, बल्कि केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट रेल्म में एक सामान्य कनिष्ठ भ्राता था।
उनकी अपनी ताकत की तुलना में वह दुनिया से अलग थे। लेकिन लड़की का दिल हलचल किए बिना नहीं रह सका। ये बस एक छोटा घाव है, जीवप्ती त्रिपाठी ने उदासीनता से कहा। ओह ठीक है, मुझे नवम यिन जीवन शक्ति संघनन ओस 9th यिन युआन कंडेंसिंग ड्यूब मिला। ओह, रवीना सिंह ने अपनी आंखें मलीं। वह उतनी खुश नहीं थी जितनी उन्हें उम्मीद थी। हम उस चीज़ को कैसे इकट्ठा करें? अब तुम्हें मुझे बताना चाहिए, है ना? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। अन्यथा अगर हम इसे बाद में ढूंढते हैं तो ये फिर से भाग सकता है। हम वह नहीं चाहते। रवीना सिंह ने जीवप्ती त्रिपाठी का हाथ खींचा और उन्हें बैठने का इशारा किया। क्यों नहीं? जीवप्ती त्रिपाठी ने भौहें सिकोड़ीं। क्या वे नवम यिन जीवन शक्ति संघनन ओस के लिए यहाँ तक नहीं आए थे? रवीना सिंह ने उन्हें नज़रअंदाज किया और धीरे से कहा, पहले बैठ जाओ और हम बात करते हैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें संदेह से देखा और फिर धीरे से बैठ गए। रवीना सिंह ने अपना सिर नीचा किया, अपने होंठ काटे और जीवप्ती त्रिपाठी के सामने आधा घुटने पर झुक गईं। उन्होंने अपनी पोशाक से कपड़े का एक लंबा टुकड़ा फाड़ा और फिर एक बोतल बाहर निकाली और कपड़े पर कुछ मरहम डाला। उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर की ओर पहुंचाया और उनके पेट पर घाव को लपेट दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें जो कुछ भी चाहती थी वह करने दिया। हम भोर होने तक यहाँ इंतजार करेंगे। जीवप्ती त्रिपाठी के घाव को लपेटते हुए रवीना सिंह ने धीरे से कहा, भोर के बाद नवम यिन 8 तालों की सरनी टूट जाएगी और हम इस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन हम यहाँ आए थे। मत। रवीना सिंह ने एक अविवादित दृढ़ता के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को बाधित किया, उस चीज़ के लिए यह इसके लायक नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी ने सोच समझकर उन्हें देखा और भौहें सिकुड़ीं। मैं जानता हूं कि तुम किस बारे में चिंतित हो, लेकिन मैंने पहले ही उनमें से 9 को मार दिया है। उनके पास केवल 2 लोग बचे हैं। क्या? रवीना सिंह ने ऊपर देखा, उनकी सुंदर आंखें अविश्वास से भरी थीं। उनके पास अभी भी 2 लोग हैं, हमारे पास भी 2 लोग हैं। हमें उनसे क्यों डरना चाहिए? जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में पागलपन की चमक थी। चूंकि वे दयालु नहीं हैं, इसलिए हमें उनसे विनम्र होने की जरूरत नहीं है। साथ ही नवम यिन जीवन शक्ति संघनन ओस, हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते। हम बीच रास्ते में हार नहीं मान सकते। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? रवीना सिंह ने निर्दोषता से जीवप्ती त्रिपाठी को देखा। क्या तुम इतनी भोली हो? जीवप्ती त्रिपाठी हंसे। उन्होंने अनजाने में अपना घाव खींच लिया और एक ठंडी सांस ली। क्या उनके पास वास्तव में केवल 2 लोग बचे हैं? हाँ, केवल विक्रमजीत सिंह लौंगहुई और वह व्यक्ति जिसने तुम्हें घायल किया था बचे हैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। रवीना सिंह हैरान थीं। उन्होंने सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी इतनी परेशान स्थिति में वापस आए हैं क्योंकि उन्हें बाहर इतने सारे लोगों ने पीछा किया था। अपनी जान के साथ भाग पाना पहले से ही सौभाग्य की बात थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उन्हें बताएंगे कि केवल 2 घंटे में उन्होंने 9 शत्रुओं को मार दिया है। उन लोगों में विभाजन और पुनर्मिलन सीमा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री के कई किसान थे। उन्होंने ये कैसे किया? अगर उनके पास केवल 2 लोग बचे हैं तो हमें वास्तव में उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। रवीना सिंह ने भौहें सिकोड़ीं। एकमात्र चीज़ जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ वह यह है कि भोर के बाद वह जीवन शक्ति सीमा युआनची बाउंड्री किसान अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा। अगर वह हमारा पीछा करना जारी रखता है तो मुझे डर है कि हम ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएंगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी भौहें उठाईं। गठन के टूटने के बाद उसकी शक्ति भी पुनः प्राप्त हो सकती है। हाँ, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अगर वे भोर से पहले उस जीवन शक्ति सीमा किसान को नहीं मारते तो वे दोनों निश्चित रूप से जिंदा पकड़े जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी शक्ति का केवल 20% ही पुनः प्राप्त किया है। अगर हम वास्तव में उस जीवन शक्ति सीमा किसान से मिलते हैं तो मुझे डर है कि यह थोड़ा परेशान करने वाला होगा। रवीना सिंह ने आह भरी। मैंने यहाँ बहुत सारी गोलियां इकट्ठी की हैं। देखो कि क्या तुम कुछ उपयोग कर सकती हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने मरे हुए व्यक्ति से लूटा हुआ सामान बाहर निकाला और फिर युआन लांग के शरीर को खोजने के लिए दौड़े। उन्होंने तुरंत गोलियों की कई बोतलें बाहर निकालीं। युआन लांग दूसरों की तुलना में बहुत अधिक धनी लगता था। उसने दूसरों की तुलना में अधिक गोलियां और बैंकनोट अपने साथ रखे हुए थे। इन शक्तिवर्धन गोली ची रिकवरी पिल्स से मुझे अपनी शक्ति का 40% पुनः प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ये पर्याप्त होना चाहिए। रवीना सिंह के चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना दिखाई दी। तुम पहले स्वस्थ हो जाओ, मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी भी इस समय का फायदा उठाकर स्वस्थ होना चाहते थे। हालांकि उनके शरीर में जीवन शक्ति अनंत थी, पर उनकी शारीरिक शक्ति और आत्मा को अभी भी पोषण की जरूरत थी। जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह के बीच अब एक नया भरोसा कायम हो गया है। क्या वे भोर होने से पहले अपने अंतिम शत्रुओं से निपटने की योजना बना पाएंगे?